यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक थ्योरीज ऑफ वेजेस यानी मजदूरी के सिद्धांत। उत्पादन का एक सक्रिय और महत्वपूर्ण साधन श्रम यानी वेजेस है। अर्थशास्त्र में श्रम का अभिप्राय मनुष्य के उन सब शारीरिक एवं मानसिक प्रयत्नों से है जो धनोपार्जन की दृष्टि से किए जाते हैं, यानी कि वे सभी काम चाहे वह मानसिक रूप से किए जाते हों चाहे शारीरिक रूप से किए जाते हों, जिससे धन मिलता हो, धन उपार्जित होता हो, श्रम कहलाता है। उत्पत्ति के साधन के रूप में श्रम को राष्ट्रीय आय में जो भाग मिलता है वह मजदूरी कहलाता है। राष्ट्रीय आय का वह भाग जो श्रम को उत्पादन क्रिया में सहयोग के बदले प्राप्त होता है मजदूरी कहलाता है। यदि साधारण बोलचाल में हम इस मजदूरी को समझें तो यह अकुशल श्रम के प्रतिफल के लिए भुगतान स्वरूप किया जाता है। अर्थशास्त्री मजदूरी और वेतन में भेद करते हैं। उनके अनुसार अकुशल श्रम को मिलने वाला पारिश्रमिक मजदूरी कहलाता है और कुशल श्रमिक को प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक वेतन कहलाता है। परंतु आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत सभी प्रकार के श्रम को मिलने वाला पुरस्कार, चाहे वह स्वयं नियोजित है या दूसरों के द्वारा नियोजित है, मजदूरी कहलाता है। यानी कि कारखानों, सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी, फैक्ट्री के मैनेजर, क्लर्क, व्यावसायिक लोगों का पारिश्रमिक जिसमें डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, खुदरा व्यापारी रॉयल्टी, कमीशन आदि सभी मजदूरी कही जाती है। यानी कि मजदूरी मुद्रा के रूप में भुगतान का वह स्वरूप है जो समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। मुद्रा के रूप में भुगतान होता है, यह मानना है प्रोफेसर बेनहम का। जबकि मार्शल कहते हैं श्रम की सेवाओं के लिए दी गई कीमत ही मजदूरी है। मार्शल ने बहुत व्यापक परिभाषा दी है कि श्रम की सेवाओं के लिए दी गई कीमत ही मजदूरी है, जबकि सेलिगमैन कहते हैं श्रम का वेतन मजदूरी है। यहाँ वेतन और मजदूरी सेलिगमैन के अनुसार एक ही है। नगदी मजदूरी या असल वास्तविक मजदूरी क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। अर्थशास्त्र में नगदी मजदूरी व वास्तविक मजदूरी में अंतर है। नगदी मजदूरी वह है जो श्रम को द्रव्य या मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात द्रव्य या मुद्रा के रूप में प्राप्त श्रम के प्रतिफल को नगदी मजदूरी कहा जाता है। जबकि वास्तविक मजदूरी का अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं की वह मात्रा है जो श्रमिक को अपने श्रम के बदले में मिलती है। यानी कि श्रम को उसके श्रम के बदले में मिलने वाली द्रव्य मजदूरी से जो वस्तुएं या सेवाएं प्राप्त की जा सकती है या उसके अतिरिक्त उसे अतिरिक्त सुविधाएं मिलती है या प्रासंगिक लाभ मिलते हैं, उन सब को शामिल करके अर्थशास्त्र में वास्तविक मजदूरी कहा जाता है। यानी कि एक मजदूर को यदि रहने का मकान, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बच्चों के लिए अस्पताल की सुविधाएं, पार्क की सुविधाएं, ये सब मिल रही हैं, तो उन सब की कीमत को भी उसकी नकदी मजदूरी में शामिल कर वास्तविक मजदूरी के रूप में स्वीकार किया जाता है। कोई भी श्रमिक केवल अपनी नकदी मजदूरी के लिए ही ध्यान नहीं देता है, बल्कि रोजगार को स्वीकार करने से पूर्व या कहीं काम करने से पूर्व वह यह भी देखता है कि वास्तव में उसकी मजदूरी कितनी पड़ने वाली है। वास्तविक मजदूरी नकदी मजदूरी की
क्रय शक्ति या अन्य सुविधाओं की मात्रा पर निर्भर करती है। यह जरूरी नहीं कि वास्तविक मजदूरी तथा नकदी मजदूरी एक ही दिशा में चलते हों। द्रव्य मजदूरी बढ़ने पर भी मूल्य स्तर उससे भी तीव्र गति से बढ़ने की स्थिति में वास्तविक मजदूरी कम होगी और इससे विपरीत स्थिति भी हो सकती है। इसलिए श्रम को मजदूरी निर्धारित करने से पूर्व अनेक घटकों पर ध्यान देना पड़ता है कि उसकी नकदी मजदूरी कितनी है, वास्तविक मजदूरी कितनी है। वास्तविक मजदूरी को प्रभावित करने वाले अथवा वास्तविक मजदूरी के निर्धारक घटक। किसी भी श्रमिक की वास्तविक मजदूरी ज्ञात करते समय केवल उसकी द्रव्य मजदूरी पर ही ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि अन्य तत्वों पर भी ध्यान दिया जाता है जो उसे प्रभावित करते हैं। और ये अन्य तत्व इस प्रकार हैं। पहला, द्रव्य की क्रय शक्ति। द्रव्य की क्रय शक्ति का अभिप्राय द्रव्य की प्रति इकाई वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा खरीदने की शक्ति से है। जब बाजार में भाव ऊंचे होते हैं तो क्रय शक्ति कम तथा भाव नीचे होने पर द्रव्य की क्रय शक्ति अधिक होती है। द्रव्य की क्रय शक्ति समय, स्थान व परिस्थितिवश बदलती रहती है। यही कारण है कि दो व्यक्तियों की द्रव्य मजदूरी समान होने पर भी गांव में रहने वाले की वास्तविक मजदूरी शहर में रहने वाले की अपेक्षा अधिक होती है। अगला है अतिरिक्त सुविधाएं। यदि उस व्यक्ति की वास्तविक मजदूरी अधिक है जिसको अपनी नगद मजदूरी के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जैसे रहने को मकान, पहनने के लिए कपड़े जिसमें ड्रेस, धुलाई की सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं या अन्य कोई सुविधाएं प्राप्त होती है, तो ये अतिरिक्त सुविधाएं भी मजदूरी के निर्धारण को प्रभावित करते हैं। अगला है अतिरिक्त आय। कुछ व्यवसायों में या कार्यों में अतिरिक्त आय अर्जित करने के वैधानिक स्रोत होते हैं, कुछ में नहीं। जैसे अध्यापक लेखक के रूप में रॉयल्टी, ट्यूशन फीस, परीक्षक का प्रतिफल, डॉक्टर द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस आदि की वास्तविक मजदूरी अन्य बातों के समान रहने पर अधिक होती है। अगला है आश्रितों को काम। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं कि श्रमिक को तो कार्य मिलता ही है, पर साथ साथ उनके आश्रितों को भी काम मिलता है, जैसे कि कपड़ा मिल, चाय के बागान। इनमें व्यक्ति के आश्रितों को रोजगार मिल जाने से उस श्रमिक की वास्तविक आय अधिक हो जाती है। अगला है कार्य का स्वभाव। जो कार्य कठिन, अरुचिकर, जोखिमपूर्ण और स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त होते हैं, उनकी प्रकृति इसी के कारण कठिन होती है और ऐसे कार्यों की वास्तविक मजदूरी कम होती है बनिस्पत उनके जो कार्य सरल हैं, रुचिकर हैं, स्वास्थ्यप्रद हैं। जैसे एक कोयले की खान में काम करने वाला और एक आटा मिल में काम करने वाला, दोनों की नगद मजदूरी समान होने पर भी वास्तविक मजदूरी जो है वह आटा मिलों में काम करने वालों की ज़्यादा रहती है। कार्य की नियमितता या स्थायित्व। अन्य बातों के समान रहते हुए उन श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी अधिक होती है जिनका रोजगार नियमित रूप से बना रहे अथवा रोजगार में स्थायित्व रहे। जैसे हम देखते हैं कि चीनी मिलों में रोजगार मौसमी होता है और उनके नगद मजदूरी अधिक होने पर भी वास्तविक मजदूरी कम होती है।
क्योंकि उन ऐसे मिलों में साल के कुछ महीने श्रमिकों को बेकार भी बैठा रहना पड़ता है। यही कारण है कि श्रम को स्थायी नौकरी को अधिक महत्व दिया जाता है। अगला है कार्य के घंटे एवं अवकाश। अन्य बातों के समान रहने पर जिन कार्यों व व्यवसायों में कार्य के घंटे अधिक तथा अवकाश की सुविधाएं कम होती है, उनकी वास्तविक मजदूरी उन व्यवसायों के मजदूरों से कम होती है जिनको केवल कुछ ही घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ता है तथा अवकाश की सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग के प्राध्यापकों व शिक्षकों की वास्तविक मजदूरी प्रशासकों एवं क्लर्कों से अधिक होती है। अगला है कार्य की दशाएं। जब श्रमिक को कार्य करना पड़ता है, उसकी काम की दशाएं भी वास्तविक मजदूरी से संबंधित होती है। उन श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी कम होती है जिनको गंदे वातावरण, अंधेरे और अस्वस्थ दशाओं में काम करना पड़ता है। प्रशिक्षण व्यय एवं अवधि। जिन कार्यों को सीखने में या दक्षता प्राप्त करने में अधिक समय, अधिक धन व्यय करना पड़ता है, तो उनकी वास्तविक मजदूरी उन श्रमिकों की मजदूरी से कम होगी जिनको अपेक्षाकृत कम समय और कम लागत लगानी पड़ती है। यदि हम देखें उदाहरण के रूप में, तो डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक की वास्तविक मजदूरी वरिष्ठ लिपिक और प्रशासक से कम होती है, क्योंकि डॉक्टर, इंजीनियर और अध्यापक बनने के लिए बहुत अधिक दक्षता और समय और धन व्यय होता है। अगला है व्यावसायिक व्यय। कुछ व्यवसायों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनके संचालन पर निरंतर कुछ न कुछ धन व्यय करना पड़ता है। जैसे वकील, डॉक्टर और अध्यापक को अपने ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि पर खर्चा करना पड़ता है। इस प्रकार के कार्यों में श्रमिक की वास्तविक मजदूरी उन उद्योगों या व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिकों से कम होती है जिस पर कि इस तरह का व्यय नहीं करना पड़ता है। अगला है बिना भुगतान के अतिरिक्त काम। जिन श्रमिकों को अपने काम के अतिरिक्त भी दूसरा काम बिना अतिरिक्त भुगतान के अपने नियमित समय के अलावा करना पड़ता है, तो उनकी वास्तविक मजदूरी उन श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी से कम होती है जो अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सरकारी कार्यालय में उन चपरासियों की वास्तविक मजदूरी कम होती है जिन्हें कार्यालय समय के बाद भी अफसरों के घर में बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के काम करना पड़ता है। अगला है सामाजिक प्रतिष्ठा। अन्य बातों के समान रहने पर उन व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी अधिक होती है जिनमें काम करने वालों को सामाजिक आदर एवं प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, चाहे उनमें नगद मजदूरी कम ही क्यों न हो। जैसे कि चुंगी नाकेदार या मुनीम, इनका नगद मजदूरी कम होने के बाद भी प्रतिष्ठा अधिक होती है। अगला है भविष्य की आशा। जिन व्यवसायों में भविष्य उज्जवल होता है, उनकी वास्तविक मजदूरी उन व्यवसायों से अधिक होती है जिनमें भावी प्रगति की संभावनाएं बिल्कुल कम या नहीं के बराबर होती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें तो डॉक्टर व इंजीनियर की वास्तविक मजदूरी अध्यापकों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि
इनमें प्रगति की संभावनाएं बहुत अधिक होती है।